तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसे अभी अभी होश आया है और उसने अपने आप को पाया है लाशों से भरे एक गड्ढे यानी कि ओपन ग्रेव में। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। उसके पास बहुत सारी लाशें पड़ी हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हैरानी की बात तो यह है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर कैसे आया। यानी कि अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो चुका है। अब आसपास की चीज़ों को देखते हुए वो ऊपर देखता है कि उसे वहाँ पर कोई देख रहा है, लेकिन वो उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से चला गया। अब तभी उसे वहाँ पर एक गन मिलती है। अब अचानक से उसके पास एक रस्सी आती है जो कि फेंकी उसने, जो कि उसे अभी छुप कर देख रहा था। लेकिन अब जब वो उस रस्सी की मदद से ऊपर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब वो इसी तरीके से वहाँ पर भटक रहा था और भटकते भटकते वो वहाँ पर पहुँचता है एक कैबिन तक, जिसमें घुसते ही लूकस नाम के एक आदमी ने उसके ऊपर गन तान दी, क्योंकि उसे शक था कि ये उसे मारने के लिए आएगा, जो कि आ भी गया। जबकि ये तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये तो खुद ही कन्फ्यूज्ड है। अब ये दोनों एक दूसरे को ऊपर गन तान कर खड़े थे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे को ऊपर शक है गड्ढे में पड़ी लाशों को मारने का। लूकस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं उस गड्ढे में पड़ा था, क्योंकि लूकस को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। अब इन दोनों की बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर पड़ा एक आदमी अचानक से तड़पने लगा, क्योंकि अब वो भी होश में आ रहा है, जिसका नाम है नेथन। वहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जिनके नाम है सैरन, माइकल और वो लड़की जिसने इस आदमी के लिए रस्सी फेंकी थी। अब ये ना तो इंग्लिश बोल सकती है और ना ही इंग्लिश समझ सकती है, और बस इसी वजह से वो चुप है और इसी वजह से हम भी इसे बुलाएंगे म्यूट। अब असल बात तो यह है कि इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आए और ये कौन है। इन सभी लोगों को भी अभी अभी होश आया था, और जब ये लोग जागे तो यहाँ पर म्यूट पहले से ही मौजूद थी। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, यहाँ तक कि इन सभी लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि ये जगह कौन सी है और ये घर किसका है। अब म्यूट सब कुछ जानती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं बोल सकती। अब ना तो उस केबिन में कोई फ़ोन है और ना ही कोई कंप्यूटर है, यानी कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से ही प्लान्ड है। इनके पास इनके कुछ आईडी कार्ड मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन सबको अपने अपने नाम पता चले, लेकिन अभी भी हमें इस आदमी का नाम नहीं पता। इसकी वजह से हम इस आदमी को बुलाएंगे जॉन। आप सिर्फ नाम जानना ही बहुत नहीं है, और इतने बड़े लाशों के गड्ढे में से एक आदमी का जिंदा बचना ये कोई नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है। अब क्या पता यहाँ पर कोई मैसेकर हुआ हो जिसमें सभी लोग बच गए, या फिर इन सभी लोगों ने उन सभी को मारा हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अब इन सबको तो हंसाया था इस कैबिन में, लेकिन जॉन को हंसाया था उस लाशों के गड्ढे में। अब क्या पता ये इनके ग्रुप का हिस्सा ना हो और इन्हें मारना चाहता हो। यही सभी बातें लूकस के दिमाग में भी चल रही थी। इनके पास 2 गाड़ियों की चाबी भी हैं, लेकिन आसपास इन्हें कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही। म्यूट वहाँ पर इन सबको कुछ लिख कर समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लैंग्वेज इनमें से किसी के भी पल्ले नहीं पड़ती। यहाँ पर जॉन गुस्सा होकर म्यूट से अपने बारे में पूछ रहा था, तब माइकल उसे रोकता है। अब जॉन का बर्ताव देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वो कोई अच्छा इंसान होगा। यहाँ पर जॉन और लूकस अभी भी झगड़ रहे थे, क्योंकि लूकस को अभी भी जॉन पर भरोसा नहीं है, जबकि जॉन को तो किसी पर भी नहीं है। लेकिन फिलहाल लड़ने से काम तो नहीं चलेगा, इन सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, तभी लोग यहाँ से निकल पाएंगे। अब इनमें से हर कोई अपना पास्ट ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो रहा। यहाँ पर म्यूट अपने हाथ पर बने एक निशान के जरिए लूकस को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लूकस को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि लूकस का हाथ पर भी ये निशान है, इन दोनों का हाथ पर ये निशान कॉमन है। यहाँ पर इन लोगों के खाने के लिए बहुत सारा राशन मौजूद है, जिससे कि इन लोगों को खाने की कमी तो नहीं होगी। खैर यहाँ पर इन लोगों की नज़र एक कैलेंडर पर पड़ती है, जिस पर 18 तारीख मार्क है, जो कि है परसों, यानी कि परसों कुछ ना कुछ तो होने वाला है, जिसके बारे में इन लोगों को पता लगाना होगा। वहाँ पर कई सारी गन्स और एमओ भी मौजूद हैं, जिन्हें माइकल्स अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, यानी कि वो एक पुलिस वाला भी हो सकता है। अब भले ही वो अपनी याददाश्त भूल चुका हो, लेकिन बॉडी मेमोरी अभी भी काम कर रही है। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद म्यूट अकेले ही जंगल में चली आती है। जॉन, ल्यूकस और सैरून उसके पीछे पीछे जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को तारे देखकर पता चलता है कि लोग शहर की आबादी से बहुत दूर हैं। खैर अब रास्ते में चलते चलते जॉन को अचानक से अपने कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें वो एक औरत को खींचते हुए ले जा रहा था, जिसकी बॉडी पर सी हॉर्स का टैटू बना हुआ था। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें रास्ते में कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से बांध कर रखा था। खैर इधर दूसरी तरफ नेथन को पता चलता है कि वो लैटिन पढ़ सकता है, और साथ में फ्रेंच और इटालियन भी। वहाँ पर खड़ा हुआ माइकल नेथन से कहता है कि हमारे हाथ और बॉडी को सब कुछ ध्यान है, लेकिन हमारा दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा। अब इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है कि ये नेथन का हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर उसकी मनपसंद किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। खैर इधर दूसरी तरफ ये तीनों लोग म्यूट का पीछा करते करते एक साइड तक पहुँच गए, जहाँ पर म्यूट एक बदुई औरत को वहाँ पर खाना खिला रही थी, जिसकी हालत देखने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अब उन सब का आते ही वहाँ पर वो छुप गई और उनसे कहने लगी कि तुम सब ने मेरा यूज़ किया है। वो सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। अब तभी वो सैरन पर चपट पड़ी, लेकिन जॉन ने उसे वहाँ पर मार कर बेहोश कर दिया। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है,
इसका मतलब यह है कि इन सब पर कोई ना कोई तो नज़र रख रहा है और अब इन सब को इसके कंट्रोलर को ढूंढना है, तब इन सब को कुछ आगे पता चल पाएगा। इसके बाद ये सभी लोग कैबिन पर वापस आ जाते हैं। कैबिन पर पहुंचने के बाद नेथन जॉन को बताता है कि मैं बहुत सारी भाषाओं को जानता हूँ और शायद तुम्हें भी। अब जॉन के हाथ में वहाँ पर कुछ चाबियाँ थी जो कि से नीचे से मिली थी और वो इन चाबियों की मदद से एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता। तब जॉन डिसाइड करता है कि वो इस दरवाजे को तोड़ेगा, लेकिन उस दरवाजे का गेट इतना ज़्यादा हैवी है कि वो जॉन से नहीं टूट सकता। खैर अब नेथन जॉन से कहता है कि अब जाकर तुम सो जाओ, कल भी दरवाजा यहीं पर रहेगा। खैर अब अगली सुबह इनमें से कुछ लोग जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये लोग एक बार फिर से माइकल को लेकर नहीं जा रहे। वो इनसे कहता है कि तुम सबको मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरा निशाना सबसे बेस्ट है, और उसने ये चीज़ प्रूफ भी कर दी। लेकिन लूकास यहाँ पर माइकल से कहता है कि चुपचाप यहीं पर रहकर घर की रखवाली करो, और अगर म्यूट पर खतरा आया तो वो बोल भी नहीं पाएगी। अब ये कहने के बाद ये सभी लोग जंगल की तरफ निकल गए, लेकिन माइकल अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसका यह मानना है कि वो लोगों की मदद करने के लिए बना है। खैर इधर दूसरी तरफ इन सबको एक बार फिर से एक लाश मिलती है, लेकिन लोग उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान न देकर आगे निकल गए। शायद ये इन लोगों के लिए बॉन्डिंग का साइन है। इधर दूसरी तरफ माइकल म्यूट से बातें कर रहा था, लेकिन म्यूट को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अब तभी यहाँ पर इन लोगों को एक चीख या आवाज़ सुनाई देती है। तब माइकल म्यूट को अंदर बंद कर खुद ही अकेला वहाँ पर बाहर चेक करने के लिए जाता है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद माइक को मिलता है वहाँ पर एक आदमी जो कि फेंसिंग में बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था। वो आदमी माइकल से हेल्प मांग रहा था। तब माइकल उसे बचाने की तो कोशिश करता है, तब वो आदमी उल्टा ही उसका गला घोट कर उसे स्टैप कर देता है। लेकिन वो आदमी अभी भी मदद मांग रहा है। उसकी हालत देखकर उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। खैर इधर दूसरी तरफ इन लोगों को वो 2 गाड़ियाँ मिल गई जिनकी चाबी इनके पास है, जिनमें से एक में फ्यूल कम है और दूसरी में बिल्कुल बैटरी नहीं है। लेकिन ये लोग फिर भी जैसे तैसे कर अपना काम चला लेंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ल्यूकस की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब उस कार के अंदर उन्हें उनकी एक ग्रुप फोटो मिलती है, जिसके अंदर सभी तो मौजूद होते हैं सिपाही जॉन के। अब यहाँ पर लूकस का शक सही साबित हो रहा था, लेकिन जॉन अब तभी इन सबसे कहता है कि क्या पता ये फोटो मैंने ली हो और इसकी बात में दम है। अब जॉन तो कार लेकर यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन लूकस उससे कहता है कि इसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं है। अब इसके बाद ये सभी लोग ऐसे ही कैबिन तक पहुँचते हैं। वहाँ पर इन सबको मिलती है म्यूट, जो कि इन सबको माइकल के पास तक लेकर जाती है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। माइकल वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सैरन उसे बचाने की तो कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो इनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। अब वो आदमी वहाँ पर चिल्लाने लगा। तब जॉन ने भी अपनी गन की मदद से उसका भेजा उड़ा दिया। जॉन को वहाँ पर फिर से वही फ्लैशबैक आ रहे थे, जिसमें वो एक लड़की को घसीट रहा है। वो सभी लोग माइकल की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी थे, और खास करके म्यूट। अब इनका एक साथी तो मारा गया, और अगर ये लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो क्या पता इनका नंबर भी लग जाए। अब किसी तरीके से धक्का मारकर कार स्टार्ट करके जॉन और सैरन पास के एरिया को चेक करने के लिए निकल गए, और बाकी ये तीनों कैबिन की तरफ वापस आ गए। इधर ये दोनों पहुंच गए थे एक अबैंडेड बिल्डिंग तक, जहां पर एक बच्चा मौजूद था। वो बच्चा वहां पर जॉन को पहचान लेता है और उसे जोना के नाम से बुलाने लगता है, यानी कि यही जॉन का असली नाम है। वो उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वो लोग कल तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इधर दूसरी तरफ घर पर लूकस की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो गई। लूकस ने ज़बरदस्ती म्यूट को पकड़ लिया, जिससे कि म्यूट बहुत ही ज़्यादा डर गई, लेकिन नेथन ने किसी तरीके से लूकस को छुटाकर उसे शांत कर दिया। इधर दूसरी तरफ जोना भी गुस्से में आ गया था, क्योंकि बच्चे ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। वो अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि सैरन के सर में भी दर्द होने लगता है। अब जोना डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरीके से इस गेट को काटेगा। तब यहाँ पर सैरन आकर उसे रोकती है। यहाँ पर ये दोनों पूरी तरीके से बेकाबू थे, लेकिन अब तभी अचानक से इन दोनों की कुछ यादें ट्रिगर होती है, जिससे कि ये दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। इधर दूसरी तरफ नेथन उस लेडी के बारे में म्यूट से पूछता है, जिसे म्यूट ने खाना खिलाया था। अब म्यूट नेथन के तरीके से समझ गई कि नेथन क्या कहना चाहता है, और वो उसे उस शहर तक ले आई। लेकिन वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो लेडी यहाँ से भाग चुकी है। अब नेथन उस लेडी को ढूंढने के लिए जा रहा था, तब म्यूट उसे यहाँ से जाने के लिए मना करती है। नेथन उससे कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह पर नहीं बिता सकता, मैं किसी भी तरीके से यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ कर रहूँगा। और हाँ, मेरी बॉडी को ये पता है कि इस जगह के रास्ते कैसे कैसे हैं, इस वजह से तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अब इसके बाद नेथन म्यूट को आगे भेजकर खुद आगे बढ़ गया। खैर अब थोड़ा आगे जाते ही वो एक जगह पर पहुँच गया, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सेट्स बने हुए थे, और तो उस जगह के आसपास में बहुत सारी लाशें भी पड़ी थी। अब वहाँ पर नेथन को एक चश्मा पड़ा हुआ दिखता है, जिसे लगाते ही उसकी कुछ यादें वापस आ गई, और उसे पता चलता है कि ये चश्मा उसी का है। इधर दूसरी तरफ म्यूट भी कैबिन में वापस आ गई, जहाँ पर पहले से ही ल्यूकस बैठा हुआ है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, और इस चीज़ को म्यूट भी समझ जाती है, इसलिए उसने खुद को बंद कर लिया एटिक में। और म्यूट जब तक बाहर नहीं आएगी
तब तक ये लोग सब वापस नहीं आए थे। अब जब एटिक का दरवाजा नहीं खुला तो ल्यूकास आ जाता है नीचे, जहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जो दरवाजा उसे ले आता है नीचे बेसमेंट में, और साथ ही में कंट्रोलर रूम भी, यानी कि जो कैमरा उस औरत पर नजर रखा हुआ था उसे यहीं से कंट्रोल किया जाता है। और वह कैमरा अभी भी चालू है, और साथ ही में चालू है और भी बहुत सारे कैमरे, लेकिन सब्जेक्ट अभी भी गायब है। अब इस चीज़ से हम समझ गए कि यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और वो लेडी उस एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट थी। अब क्या पता जो लाशें उस गड्ढे में मौजूद हैं वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही हो। खैर इधर दूसरी तरफ नेथन को वो लेडी मिल गई जो कि अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर रो रही थी, क्योंकि अब उसकी बेटी जिंदा नहीं बची। नेथन वहाँ पर उस लेडी से कहता है कि हमें माफ़ करना, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लेकिन अब तभी अचानक से वो लेडी नेथन पर झपट पड़ी, जिससे कि नेथन उस लेडी को वहीं पर लॉक कर वहाँ से निकल गया। लेकिन नेथन अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि बाहर उस लेडी के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि धीरे धीरे कर अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये सब भी वही सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें इस लेडी ने फ्री कर दिया। इधर दूसरी तरफ कैमरे को चेक करते हुए लूकस को पता चलता है कि इन सभी एक्सपेरिमेंट के पीछे है जोना ने ये सभी डेडली एक्सपेरिमेंट किए थे, और लूकस भी उसका सब्जेक्ट था, और साथ ही साथ म्यूट भी उसकी सब्जेक्ट थी। तभी तो इन दोनों के हाथ पर एक जैसे निशान है, यानी कि ये बिल्कुल सही था। शुरुआत से ही इसे जोना पढ़ सकता, जो कि अब पूरी तरीके से सच साबित हो चुका है। शायद यहाँ पर कोई वायरस टेस्ट हो रहा था जो कि इंसान को पूरी तरीके से हाइपर कर देता है, यानी कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान के शरीर पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, वो पूरी तरीके से सनकी हो जाता है। यही वायरस हमने देखा उस औरत में और उस फैंस में फंसे आदमी में, और यही अब हावी हो रहा है धीरे धीरे कर ल्यूकस पर। इधर दूसरी तरफ जोना और सैनन अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे, लेकिन अब तभी अचानक से रास्ते में एक पेड़ उनके सामने गिर जाता है, जिस वजह से उन लोगों को वहीं पर उतरना पड़ा। कार से उतरने के बाद वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को कुछ आदमी दिखाई देते हैं जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। अब सैनन तो वहाँ पर जोना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जोना ने उन्हें आवाज़ लगा दी, और इसके बाद वो सभी इन्फेक्टेड आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ भागने लगे। ये दोनों जल्दी से अपनी कार के अंदर भागते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि कार के अंदर बैटरी नहीं है। इन्हें धक्का देकर कार को स्टार्ट करना होगा। अब जोना जल्दी से कार से निकल कर वहाँ पर कार को पुश कर रहा था, लेकिन इतने में वो सभी आदमी वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर जोना की जान चली आती, लेकिन अब तभी अचानक से वो सभी इन्फेक्टेड आदमी रुक गए, क्योंकि वहाँ पर किसी की 2 डेड बॉडी लटकी हुई थी, यानी कि किसी ने जानबूझकर इन डेड बॉडी को टांगा हुआ है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग इन बॉडीज को पार करके नहीं जाते। खैर अब जैसे तैसे कर ये दोनों घर तक पहुँचते हैं, जहाँ पर जोना का स्वागत करता है ल्यूकस, वो भी गन के साथ। वो सैरन को अपने पास बुलाकर उसे ही फुटेज दिखा देता है, और इसके बाद सैरन भी सब कुछ समझ गई। यहाँ पर सैरन के हाथ पर भी कुछ इंजेक्शन के निशान थे, यानी कि इसका मतलब यह है कि जोना उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जोना उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी मेरी मेमोरी मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या किया है और मैं कौन हूँ, मुझे समझना है कि आखिर मैंने क्या किया है। लेकिन अब इन सभी बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि पूरे के पूरे सबूत है इन दोनों के पास। अब इन दोनों के बीच बात बढ़ रही थी, लेकिन इतने में ही लूकस ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब जब जोना की आँख खुलती है तो वो देखता है कि लूकस उसे घसीट तो ले आया था उसी गड्ढे के पास। अब जोना तो अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि लूकस के पास गन मौजूद है। अब अंदर पहुंचने के बाद भी जोना को फ्लैशबैक आ रहे थे। अब तभी अचानक से वहाँ पर उस लड़की की लाश मिल गई जिसके हाथ पर वो टैटू था, और उसे देखने के बाद जोना को काफ़ी कुछ याद आ गया। इधर दूसरी तरफ लूकस भी यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी में था। वो सैरन के पास जाकर उससे कार की चाबी मांगता है। तब सैरन उससे कहते हैं कि क्या हमारे जाने के बारे में नेथन को पता है, जिस पर लूकस कहता है कि कौन नेथन। वहाँ पर लूकस बुरी तरीके से भाग रहा था, जिससे कि सैरन भी ये समझ गई कि जल्दी ये भी एक साइको में बदल जाएगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई। उसने म्यूट के पास जाकर उसे पकड़ लिया। अब जब सैरन उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसने उसे भी धक्का दे दिया। मौका देखकर म्यूट यहाँ से भागने की तो कोशिश करती है, लेकिन लूकस एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है। लूकस का ऐसा मानना है कि म्यूट उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ पर म्यूट के साथ जबरदस्ती पर उतर आया था, लेकिन इतने में वहाँ पर पीछे से सैरन ने आकर गोली चला दी, लेकिन वो गोली से लगी नहीं, इसलिए लूकस वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। इधर जोना लाशों की स्मेल से मरा जा रहा था, लेकिन इतने में ही एक बार फिर से म्यूट आकर उसे बचाती है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल एक ही आदमी बचा है जो ही कुछ कर पाएगा। अब जोना किसी भी तरीके से अपने बारे में पता लगाना चाहता है। अब तभी उसके दिमाग में उसी बच्चे का ख्याल आता है जिसने उसे उसका नाम बताया था, इसलिए जोना म्यूट को केबिन की तरफ भेजकर खुद उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर एक साइको आदमी और एक लेडी मौजूद थे। अब आदमी तो वहाँ पर अपना सर पटक रहा था, तब वहाँ पर वो लेडी जोना को देखकर उसकी तरफ झपट पड़ी। जोना अपनी गन के सहारे वहाँ पर उसे रोक रहा था, लेकिन इन समय वहाँ पर उसकी चाबी गिर गई, जिन्हें उस लेडी ने उठाकर उन्हें खा लिया। अब जोना वैसे तो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तभी वो लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है। तब जोना ने उसे मारकर अपनी चाबी भी ले ली। अब जोना अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया
और इसी तरीके से रात भी हो गई। रास्ते में उसे वो बच्चा उसकी फैमिली मिल गई जो कि यहाँ से अपनी कार लेकर निकल रहे थे। उसकी बहन इन्फेक्टेड थी। अब जोना उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उनसे बात करना नहीं चाहते। अब उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही वो फैमिली वहाँ से निकल गई। लेकिन जोना अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है क्योंकि सभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है। उसे थोड़े बहुत तो फ्लैशबैक आ रहा है लेकिन इस चीज़ से कुछ भी साफ साफ ध्यान नहीं आ रहा। अब तभी जोना को वहाँ पर बहुत सारी वैक्सीन मिलती हैं जिससे कि उसे काफ़ी कुछ याद आ गया। और अब हमें यहाँ पर पता चलती है जोना की रियल कहानी। दरअसल एक्सपेरिमेंट तो वो कर रहा था लेकिन इंसानों को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए, यानी कि वायरस के ऊपर नहीं, वैक्सीन के ऊपर। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये वायरस पूरी तरीके से दुनिया में फैल चुका था और ये लोग यहाँ पर वैक्सीन ढूंढ रहे थे और ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। इन्हें कोई ठोस वैक्सीन तो नहीं मिली लेकिन टेम्परेरी वैक्सीन जरूर मिल गई। यही वजह है कि कई कई हाथों पर इंजेक्शंस के निशान थे। जिन लोगों को यहाँ पर लाया गया था वो पहले से इन्फेक्टेड थे ताकि उन लोगों पर वैक्सीन बनाने के लिए टेस्ट किया जा सके। यानी कि जोना बिल्कुल सही है, उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। वो सब तो ऑलरेडी मरने वाले थे, उल्टा ही जोना उन्हें बचाने की सोच रहा था। और यहाँ पर हम उस कैलेंडर पर मार्क हुई 18 तारीख का मतलब भी समझ गए। सरकार ने इन्हें डेडलाइन दी थी 18 तारीख तक की। अगर ये लोग जब तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए तो यहाँ पर मिलिट्री वाले आकर इस जगह का सफाया कर देंगे क्योंकि ये जगह इंसानों की आबादी से बहुत ज़्यादा दूर है, जंगल के बीच। और जितने भी लोग इस वायरस से मर रहे हैं इन सभी की डेड बॉडी को यहीं पर फेंका जा रहा है। अब कल आर्मी यहाँ पर आएगी और इस जगह का पूरी तरीके से सफाया कर देगी क्योंकि जोना ने जिस आदमी को वैक्सीन लेकर भेजा था वो तो यहाँ पर मरा पड़ा है। अब वैक्सीन आर्मी तक नहीं पहुँची और आर्मी कल यहाँ पर आकर पूरी तरीके से सफाया कर देगी। अब यहाँ पर जोना को ये बात भी पता चलती है कि सेरेन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई। अब कुल मिलाकर जोना एक अच्छा आदमी है लेकिन ल्यूकस को ये बात समझाना आसान नहीं होगा। अब ल्यूकस वहाँ पर अपनी कार लेकर पहुँच भी जाता है। जोना आते अगर उसे रोकने की तो कोशिश करता है और अगर वो टाइम रहते यहाँ से नहीं हटता तो लूकास उसे अपनी गाड़ी से मार ही देता। उसकी हालत देखकर वहाँ पर जोना समझ गया कि लूकास को एक वैक्सीन के शॉट की जरूरत है लेकिन लूकास उसे इतनी आसानी से नहीं लगाने देगा। वो बुरी तरीके से जोना की हालत खराब कर देता है। अब वो जोना का गला दबाकर उसे मार ही देता लेकिन इतने में ही जोना ने अपने पास रखा पत्थर उसके सर में दे मारा जिससे कि जोना की जान तो बच गई लेकिन लूकास मारा गया। यहाँ पर अब जोना को सारी बात याद आ चुकी थी और बाकी सबको सब कुछ पता चल चुका था कि आखिर वो कौन है, यानी कि सेरेन और नेथन को भी। ल्यूकस इनका पहला ऐसा पेशेंट था जिसने थोड़ी रिकवरी दिखाई थी लेकिन अब वो नहीं रहा। माइकल इनका बॉडीगार्ड था और साथ मिलकर ये सभी सब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे थे। अब इनका सभी को सही जा रहा था लेकिन नेथन की गलती की वजह से एक लेडी आजाद हो गई और जोना ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया और वहीं से इन भाइयों में फूट पड़ी। अब जोना उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर उसे फेंकने के लिए गया और बाकी सब गए घर। अब तभी जोना को ये पता चला कि बाकी सब इन्फेक्टेड भाग निकले और ये सब बताया था जोना को उस आदमी ने जो कि वैक्सीन लेकर यहाँ से भाग रहा था। अब ये सुनने के बाद जोना ने जल्दी से माइकल को ये ऑर्डर दिया कि तुम सभी लोग कैबिन में घुसकर वैक्सीन ले लो। अब जोना को भी जल्दी से कैबिन तक पहुँचना था लेकिन इतने में वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी ने आकर उसका हाथ पर काट लिया और जोना उस गड्ढे में जाकर गिर गया। अब उस गड्ढे से बिना सपोर्ट के निकलना इम्पॉसिबल था, इसकी वजह से जोना ने वहीं पर वैक्सीन ले ली। अब इस वैक्सीन की एक बात यह है कि जो भी इन्फेक्टेड आदमी इस वैक्सीन को लगाता है वो इन्फेक्शन से तो बच जाता है लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है, यानी कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद उस व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाती है। और यही मेन वजह थी कि जब ये लोग होश में आए थे तो इन्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। सब कुछ पता चलने के बाद नेथन भी अब घर आ जाता है जहाँ पर उसे सेरेन मिलती है। दोनों शांति से गले मिल रहे थे लेकिन इतने में वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए जो कि बहुत ज़्यादा थे। अब ये लोग कुछ देर तक तो उनका सामना करते हैं तो सेरेन ने वहाँ पर जोना के लिए एक नोट लिखा क्योंकि सेरेन को ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जान नहीं बचेगी। इधर दूसरी तरफ जोना भी भागते आ रहा था और ऐसे ही भागते भागते सुबह हो गई। ये दोनों ऐसे ही दहशत में बैठे थे लेकिन अब तक वहाँ पर कोई आकर इन सभी इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर देता है और वो है मिलिट्री जो कि आई है यहाँ का सफाया करने के लिए। अब नेथन को ऐसा लग रहा था कि बाहर जैसे कोई रेस्क्यू टीम है और वो इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए। अब नेथन जैसे ही बाहर जाकर उनसे मदद मांगता है तो आर्मी वालों ने उसे भी पूछ दिया और मिलिट्री वालों को इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है कि यहाँ पर कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, उन्हें तो बस यहाँ पर सभी को मारना है। अब ये देखने के बाद वहाँ पर म्यूट और सेरेन भी वहीं पर छुप गई। अब इतने में वहाँ पर जोना भी आ चुका था और उसने भी अपने भाई को मरते हुए देखा। अब सेरेन को लेकर जोना यहाँ से भाग रहा था लेकिन म्यूट अकेले यहाँ पर छुपी हुई थी। वो दोनों लगातार यहाँ से भाग रहे थे लेकिन अब तभी सेरेन वहाँ पर सुन होकर रुक गई क्योंकि इस लेडी ने सेरेन को स्टैप कर दिया। अब इससे पहले कि वो लेडी जोना के ऊपर भी हमला करती जोना उसे अपनी गन की मदद से शूट कर देता है। अब सेरेन का काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और इन लोगों को मदद के तौर पर सिर्फ यहाँ पर गोलियाँ ही मिलेंगी। इसके बाद जोना सेरेन को उसी गड्ढे में लेकर पहुँच गया क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री का ध्यान नहीं जाएगा। बहुत से वहाँ पर वो इंजेक्शन दे देता है
ताकि वो बेहोश हो जाए, और इसके बाद उसने खुद को ही वो इंजेक्शन लगा लिया। बेहोश होने से पहले सेरन उसे वही नोट देती है जो कि उसने उसके लिए लिखा था, और वो उससे कहते हैं कि तुम इसे ध्यान से पढ़ लेना। अब ये मूवी घूम फिर कर एक बार फिर से वहीं पर आ गई। अब इसके बाद जब इन लोगों को होश आएगा तो इनकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी होगी और इन्हें एक बार फिर से सब कुछ जानना होगा। वो दोनों वहाँ पर बेहोश हो गए। अब तक मिलिट्री वहाँ पर आ गई उस बच्चे की लाश को लेकर। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अब मिलिट्री वालों का मिशन पूरा हुआ, इसकी वजह से वो यहाँ से चल दिए। अब कुछ देर बाद जोनो होश में आ जाता है बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन अब सेरन की जान जा चुकी है। अब गन तो एक बार फिर से उसे वहाँ पर मिल गई, लेकिन उस नोट पर उसका ध्यान नहीं जाता। अब वो एक बार फिर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, तब वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आती है म्यूट। और म्यूट ही इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यह इम्यून है और उस वायरस का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, और इसके खून की मदद से सभी लोग वैक्सीन बना रहे थे। जोना को किसी भी तरीके से इसे बचा कर रखना होगा, वरना इंसानों की आखिरी उम्मीद भी गायब हो जाएगी। इसके बाद म्यूट उसे एक जगह पर ले आई जो कि असली ओपन ग्रेव है। वहाँ पर हजारों लाखों जानें बिखरी हुई थी, जैसे कि जान की कोई कीमत है ही नहीं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी हो जाती है यहीं पर ख़त्म। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में इस मूवी को लेकर कुछ क्वेश्चंस घूम रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।